हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए बाबूलाल चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। तो मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जीएसटी का जो लॉ है उसका क्रक्स मैंने पूरा जीएसटी लॉ का क्रक्स में 9 पेज में एक समरी बनाया हूं। तो ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, हर क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो ये वीडियो देखते रहिए, पूरा फुल वीडियो देखिए। आप अगर बिजनेसमैन है, आप अगर ट्रेडर है, आप व्यापारी हैं, या आप स्टूडेंट है, या आप प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल्स है, तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। आपको पूरा जीएसटी का क्रक्स पता चल जाएगा। तो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पहले चैप्टर वाइज करके डिस्कस करूंगा। हर टॉपिक के ऊपर जो भी लॉ का टर्म्स है मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए आगे बनते रहिए। इसमें प्रीफेस में मैं यही बोला हूँ कि जो जीएसटी जो भी मतलब कि न्यू लर्नर्स है, प्रोफेशनल्स है, जो मैं बताया उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिटिकल एस्पेक्ट में कवर किया हूँ इस नोट्स में। तो ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा इसको। फिर जाके आपका आ गया पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ई गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, multi multi-stage indirect tax levied on supply of goods and services. It came into force on 1st July 2017 and subsumed wide variety of indirect taxes previously levied by center state like VAT, service tax, excise duty, entry tax and others. तो फ्रेंड्स, इसमें यही है कि एक जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कि जहाँ पे कंज्यूम होता है, जिस स्टेट में या जिस जगह पे कंज्यूम होगा उसी 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 जगह से टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, वहीं पे जीएसटी लगता है। और मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट टैक्स, मल्टी स्टेज मतलब क्या हो गया कि मल्टी स्टेज टैक्स है। जैसे कि एक आप मैन्युफैक्चरर है, आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके आप जीएसटी गुड्स जो है जीएसटी लगा के क्या किया, होलसेलर को सेल किया। होलसेलर क्या करेगा, आपसे खरीद के लेके जाएगा और उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर वो रिटेलर को सेल करेगा। तो जो प्रॉफिट ऐड हुआ उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर जाकर रिटेलर क्या करेगा, वो फिर उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को सेल करेगा। तो जितना जहाँ जहाँ प्रॉफिट ऐड होते गए वहाँ वहाँ जीएसटी लगते जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट टैक्स। लेविट किसके ऊपर होता है? लेविट मतलब लगना, जीएसटी लगता है मतलब कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। कल जीएसटी क्या होता है कि जब सप्लाई होता है, सप्लाई का मतलब है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस जब सप्लाई होगा तभी होगा। अगर कोई चीज़ है कि सप्लाई नहीं हो रहा है तब जीएसटी नहीं लगता है। उसके भीतर हम लोग पीछे इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये कब से आया था? 1 जुलाई। फर्स्ट जुलाई से आया था। 1 जुलाई से आया था 2000, आया थे जुलाई 1, 2017। 2017 2017 में ये लागू किया गया था ऑल ओवर द इंडिया। एंड इसमें तो फ्रेंड्स 1 जुलाई से जैसे स्टार्ट अप्लाई हुआ था ऑल ओवर द इंडिया एंड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू जे एंड के में, जम्मू एंड कश्मीर में, जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई हुआ था 7 जुलाई से 2017। और ये क्या क्या बोला है कि सब्ज्यूम, ये बहुत सारा टैक्स लॉ था, उसको सब्ज्यूम मतलब कि इकट्ठा करके एक जीएसटी बनाया। जैसे कि हो गया कि पहले क्या था, सेंटर लगाता था और स्टेट जो टैक्स लगाता, जैसे भेट हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, एंटी टैक्स हो गया एंड अदर्स। तो ये सारा टैक्स को एक साथ मिला के एक लॉ बनाया जो है जीएसटी लॉ। ये जो मतलब क्या हुआ कि वन नेशन वन टैक्स बोल के एक स्लोगन निकाला था गवर्नमेंट। तो उसके तहत एक ही जीएसटी बनाया, जिसके लिए मतलब कि क्या बोलता है कि आपको हर चीज़ में इजी हुआ, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ, नंबर्स ऑफ टैक्स पेयर बढ़ गए, उसका कंप्लाइंसेस इजी हुआ। तो इसे हम लोग सारा डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जीएसटी लाने का। इस्टेब्लिश ए यूनिफाइड टैक्स सिस्टम अक्रॉस द इंडिया। जैसे मैंने बोला वन नेशन वन टैक्स, ए यूनिफाइड टैक्स मतलब एक ही टैक्स है ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर द इंडिया एक ही जीएसटी, जो जीएसटी का लॉ है हर स्टेट में अलग अलग नहीं, हर स्टेट में सेम ही लॉ लगता है। फिर जाके एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट,
नेक्स्ट हो गया कि क्या करता है जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है कैस्केडिंग इफेक्ट जो है उसको कम करता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब हो गया कि पहले क्या था कि जो भेड़ था, एक्साइज ड्यूटी था, उस पे क्या था कि कैस्केडिंग इफेक्ट था। कैस्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जाना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते थे पहले, तो आपको क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी 12% पे करना पड़ता था। तो सपोज आप क्या किए, एक 100 रुपीज़ का कुछ कॉस्ट लगा आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उस पर आपका एक्साइज ड्यूटी 12 रुपया लगा, तो आपको 112 रुपया आपका टोटल कॉस्ट आता था। और इसके ऊपर आपको जो दूसरा टैक्स है, भेट वगैरह है, भेट लगता था। तो 15% हो गया। तो क्या हो गया कि जो 15% अगर भेट लगेगा, तो ये जो टैक्स का कंपोनेंट था, एक्चुअल कॉस्ट था 100 रुपया, लेकिन आपको जो टैक्स का कंपोनेंट 12 रुपया था, 112 जो हुआ है, उसके ऊपर भी 15% टैक्स लग जाता था। तो ये क्या होता था, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता था, उसी को बोलता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या है, जीएसटी में वो वाला नहीं है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं तो डायरेक्ट उसके ऊपर जीएसटी लगता है, अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हो गया कि आपका नेक्स्ट हो गया कि इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। ये इम्प्रूव एफिशिएंसी कैसे किया और रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको हर चीज़ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। एक तो एक्साइज ड्यूटी लो, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लो, भेट लो, सीएसटी लो, एंट्री टैक्स लो, हर किसी का कंप्लायंसेस अलग अलग करो। तो इसमें क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत कॉस्ट लगता था। अभी क्या हो गया कि एक ही जीएसटी आप मेंटेन करो, सब कुछ एक ही में सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे आपका इस वाइडन द टैक्स बेस एंड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। वाइडन द टैक्स बेस मतलब क्या हुआ कि आपका जो नंबर सब टैक्स पेयर है, इसमें रजिस्ट्रेशन लेने का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो उसको क्या किया कि थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से बहुत जन मतलब कवर हो गया, इसमें नंबर सब टैक्स पेयर बढ़ गया। तो इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। फिर जाके आ गया फैसिलिटेट सिमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स। सिमलेस मूवमेंट मतलब कि बिना रुकावट का गुड्स को एक जगह से दूसरा जगह होना, मतलब कि सप्लाई होना। जैसे कि आप गुड्स खरीद रहे हैं, गुवाहाटी से आप ले जा रहे हैं शिलोंग, या गुवाहाटी से आप मंगलदो लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली से आप गुवाहाटी ला रहे हैं, आप मुंबई से दिल्ली लेके जा रहे हैं, तो इस पे क्या हो गया कि आपको सिमलेस ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें मतलब कोई पहले क्या था कि भेंट में था कि आपको पहले क्या करना पड़ता था, डिपार्टमेंट में जाके डिपार्टमेंट में जाके आपको रोड परमिट निकालना पड़ता था, उसके बाद ही आप मूवमेंट कर सकते थे गुड्स एक जगह से दूसरा जगह। तो अभी क्या हो गया कि इसके लिए अभी डिपार्टमेंट में जाना नहीं पड़ता है। जीएसटी का वे बिल पोर्टल है, वहाँ से आप वे बिल निकालिए और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, अभी ये हम लोग का हो गया इंट्रोडक्शन फेज, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं कि जीएसटी फ्रेमवर्क। जीएसटी फ्रेमवर्क जीएसटी फ्रेमवर्क इन इंडिया क्या है, किस फ्रेमवर्क पे काम करता है जीएसटी। जीएसटी फॉलो क्या करता है, डुअल मॉडल कंप्राइजिंग, डुअल मॉडल मतलब एक हो गया सीजीएसटी, एक हो गया एसजीएसटी। कलेक्टेड, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, और एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा इंट्रा मतलब विथ इन द स्टेट, मतलब विथ इन द स्टेट। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं असम में, दोनों सप्लायर एंड बायर कहाँ का है, असम का है, तो इसको बोलेगा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर क्या होता है कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया आपका कि अगर यूनियन टेरिटरी है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में यूनियन टेरिटरी है, वो सब में क्या होता है कि एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी लगता है। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी, आईजीएसटी कब लगता है, कलेक्टेड बाय द सेंटर ऑन इंटर स्टेट सप्लाई एंड क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। इसमें आईजीएसटी क्या है कि आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं,
या आप खरीद रहे हैं या आप इंडिया के बाहर गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा, IGST लगेगा उसके ऊपर। और ये कौन कलेक्ट करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। फिर जगह गया फ्रेंड्स, अभी हो गया फ्रेमवर्क, हम लोग समझ गया फ्रेमवर्क। अभी आ गया आपका, तो हम लोग देख लिया कि मेनली GST 3 टाइप का है। CGST, SGST और UTGST एंड IGST। ये 3 GST कोई भी गुड्स, अगर आप टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ये लगता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो गया हम लोग का की डिफिनेशन एंड कंसेप्ट। हम लोग को कुछ कुछ डेफिनेशन जानना जरूरी इसीलिए है क्योंकि तभी जाके हम लोग लॉ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो 3 नंबर चैप्टर में चलते हैं। जैसे कि हो गया सप्लाई। सेक्शन 7 क्या बोलता है, सप्लाई का डिफाइन करता है कि सप्लाई हम लोग बोलता है कि GST कब लगता है, जब गुड्स या सर्विस हम लोग सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई का मतलब क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग सेल्स, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीज। तो सप्लाई हम लोग कब माना जाएगा, कब GST सप्लाई, जब सप्लाई अगर नहीं होगा तो GST नहीं लगेगा। सप्लाई अगर आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई का मैं बताऊं कब सप्लाई नहीं होता है। जैसे कि आप क्या किए हैं कि आपका गोडाउन है, गोडाउन से आप गुड्स को लेके जा रहे हैं, आपका मेन आपका जो दुकान है जहाँ पे आपका वहाँ कंपनी है, वहाँ लेके जा रहे हैं, तो उस पर आपको GST देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपना ही, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। या आप अपना घर का यूज के लिए आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो उसको ऊपर वो सप्लाई नहीं है, तो उसके ऊपर आपको GST उसके ऊपर आपको वो माना नहीं जाएगा, सेल्स सप्लाई नहीं माना जाएगा, तब GST भी नहीं लगेगा, इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है कि हम इसको अगर डिटेल में अगर इसको शॉर्ट करें कि एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस होना पड़ेगा, और बोथ या दोनों, फॉर कंसिडरेशन मतलब फ्री में नहीं, फ्री में आप कुछ बांट रहे हैं जैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो आपका मतलब कि वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। फिर जाके आप समझ लीजिए कि कोर्स क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस करने के लिए सप्लाई होना चाहिए। जैसे कि एक रिटेलर या होलसेलर सामान कंपनी से खरीद के लाके वो बेच रहा है, तभी जाके वो उसको सप्लाई माना जाएगा। जैसे इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडिंग क्या होता है कि सेल्स, सब ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, मतलब आप इस टाइप का कुछ भी करें, सेल करें या ट्रांसफ़र करें या एक्सचेंज करें, कि आप किसी को गुड्स मतलब कि दे सप्लाई कर दिया और उनसे आप सर्विस ले लिया, इस टाइप से आप कुछ भी करें, जो बार्टर भी होगा तो भी उसके ऊपर अगर वो कंसिडरेशन है, मतलब जो आप उसके अगेंस्ट में ले रहे हैं वो तो कंसिडरेशन माना जाएगा और उसको वो भी सप्लाई के अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में देखिए आप, गुड्स हम लोग बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस मतलब क्या है, गुड्स क्या है, गुड्स हो गया कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें मतलब क्या है, ई मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होगा। जैसे ई मूवेबल, ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ई मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होगा। जैसे कि आप खुद मतलब कि क्या कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो क्या बिल्डिंग आप या फैक्ट्री के लिए आप अपना फैक्ट्री का या बिल्डिंग बना रहे हैं या ऑफिस के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मूवेबल नहीं है, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर हो गया आपका सर्विस, सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। एनीथिंग अदर देन गुड्स मतलब गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर जाके अभी सर्विस हो गया अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी तो मनी गुड्स में नहीं आएगा, सर्विस में नहीं आएगा, या आपका गुड्स में भी नहीं आता है, सिक्योरिटी भी गुड्स में नहीं आएगा। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब हो जाए शेयर, कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया, डिवेंचर खरीद लिया, ये सब उस पर क्या बोलता है, सर्विस में नहीं आता है या गुड्स में भी नहीं आता है। तो अभी चलिए फ्रेंड्स कि अभी जो इतना हम लोग डिस्कस किया, तो क्या सबको GST पे करना पड़ेगा, तो नहीं, जो टैक्सेबल पर्सन होगा
उसको ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल पर्सन कौन है? टैक्सेबल पर्सन कौन है? एनी पर्सन रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अभी देखिए यहाँ पे जो जो टैक्सेबल पर्सन है, जो बिजनेस कर रहा है, जो जैसे कि जो रजिस्टर कर लिया जीएसटी में, या वो रजिस्टर लायक था लेकिन किया नहीं है अभी तक, लेकिन उसको रजिस्टर के लिए वो एलिजिबल है, वो मतलब कि उसके लिए मैंडेटरी हो गया। जैसे कि उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट था 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, वो इंक्रीज हो गया है, या ऑनलाइन वो सेल कर रहा है, या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तब उस केस में आपको उसको कंपलसरी जीएसटी लेना पड़ता है। लेकिन वो अगर नहीं लिया है तब क्या होगा कि वो भी टैक्सेबल पर्सन में काउंट होगा और वो भी इस टाइप से ट्रांजेक्शन करेगा तो जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी आ गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कंसिडरेशन क्या है? आप कोई भी गुड्स या सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप उसके बिहाफ पे आप पेमेंट जो करते हैं वो हो जाएगा कंसिडरेशन। फिर जाके आ गया अभी फ्रेंड्स, अभी हम लोग चैप्टर 3 भी देख लिया। अभी नेक्स्ट चैप्टर आ गया हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अभी जैसे हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ा है, सप्लाई क्या होता है, तो ये सप्लाई मतलब कि सर्विस, सप्लाई मतलब गुड सप्लाई या सर्विस को रेंडर करना, सप्लाई करना। तो ये टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेगा कि क्लासिफिकेशन अब क्या है सप्लाई का, तो इसमें क्या आता है कि इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जैसे कि सप्लाई विथ इन द स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा पहले, मैंने एग्जांपल के साथ बताया था। फिर जाके आ गया आपका इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई बिटवीन डिफरेंट स्टेट, दो स्टेट, मतलब कि एक सप्लायर अलग स्टेट में है और जो खरीद रहा है, बाय कर रहा है, वो अलग स्टेट में है, तब उस केस में क्या लगेगा? इंटर आईजीएसटी लगेगा। अगर इंडिया के बाहर भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आईजीएसटी लगेगा। अभी आ गया सेक्शन 8 के हिसाब से क्या हो गया कि दो सप्लाई होता है, जैसे कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है? कंपोजिट सप्लाई में, कंपोजिट सप्लाई का मतलब हो गया कि नेचुरली बंडल्ड सप्लाई विथ वन प्रिंसिपल सप्लाई। एक एग्जांपल के होटल सर्विस के एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ, नेचुरली बंडल सप्लाई विथ वन प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब कि जैसे कि आप होटल में कहीं जाते हो, कहीं रुकते हो, तो होटल क्या करता है, आपको जो रूम रेंट देता है, जिस रूम में आप रहते हो उसका एक रेंट लेता है, रूम का जो भाड़ा लेता है एक दिन का, उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ चीज़ सप्लाई करता है। जैसे कि हो गया आपको लॉन्ड्रिंग सर्विस दे दिया, या आपका जो भी अंदर टॉवल्स या जो सॉप या शैम्पू वगैरह जो देता है वो लोग, या कुछ आपको टी के लिए रख दिया है। तो उस सब में मतलब कि जो सप्लाई आप कर रहा है तो वो नेचुरली बंडल है एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल मेन सप्लाई क्या हो गया, वो मेन सप्लाई हो गया कि आपका होटल का रेंट दिया है, लेकिन उसका एक्जिलरी सप्लाई जो है, एक्जिलरी सर्विस दे रहा है, वो लॉन्ड्री सर्विस या वगैरह, ये बाथरूम का या ये सब चीज़ जो आपको दे रहा है वो एक्जिलरी सर्विस में आएगा। और जो उसका जीएसटी का जो रेट लगेगा, जो होटल का जो रेट लगेगा, होटल का जो रेट है उसी रेट पे भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई बंडल टुगेदर। मतलब जैसे गिफ्ट हैम्पर हो गया। गिफ्ट हैम्पर मतलब कि जैसे कि आप किसी को आप बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, उसमें चॉकलेट का बहुत सारा चॉकलेट है या ड्राई फ्रूट है, तो इस पर आपका जीएसटी रेट इस हिसाब से लगता है कि उस बंडल में जो सामान मतलब हाईएस्ट जीएसटी रेट लगता है, उस रेट से मतलब कि सारा उस पूरा बंडल के ऊपर ही उतना जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जैसे कि आप बहुत सारा सामान भरे हैं, उसके अंदर चॉकलेट है, जो हाई, जो चॉकलेट के ऊपर सपोज 18% जीएसटी लगता है, तो भले ही आप दूसरा सामान के ऊपर 5% या 12% जीएसटी रेट हो, बट उसमें जो हाईएस्ट रेट है 18% का, तो जितना बंडल का अगर प्राइस रहेगा, जितना सब 1000 रुपीज़ का बंडल है, तो उस पर एक हाईएस्ट रेट वाला चॉकलेट का 18% है, भले ही बाकी सामान के ऊपर 12% या 5% था, लेकिन आपको उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18% हाईएस्ट रेट। तो ये हो गया मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई का मतलब। फिर फ्रेंड्स आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई।
टाइम ऑफ सप्लाई CGST एक्ट का आपका सेक्शन 12 से लेके 14 तक जो सेक्शन है वो बताता है। ये टाइम ऑफ सप्लाई क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या है इसका, क्या रीजन है टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने का? रीजन यही है कि डिटरमाइन द व्हेन टैक्स लायबिलिटी एज अराइज, मतलब कि आप इसको इसीलिए डिसाइड करना ज़रूरी है क्योंकि आप सप्लाई कर दिए हैं और आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, और आप गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स बोल रहा है तो आप बोले नहीं नहीं मेरा तो सप्लाई नहीं हुआ है, हम तो बिल इशू नहीं किया है या पेमेंट नहीं आया है। तो इसीलिए इस चैप्टर इसके तहत मतलब कि इसमें रूल्स बताया गया है कि कब सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि आप कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स सेल मतलब कि इन्वॉइस इशू कर दिए हैं, तो आप इन्वॉइस इशू करने के बाद उसको मतलब कि वो सप्लाई माना चाहिए जाएगा। इसमें और सारा बहुत सारा प्रोविजंस है, उसको हम एक एक सेक्शन के ऊपर एक एक वीडियो में लाऊंगा बड़ा बड़ा करके, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है वो समरी है। तो मैं जैसे बता दिया आपको कि सर्विस के केस में भी अगर आप सर्विस सप्लाई करने का 30 दिन के भीतर इन्वॉइस इशू करना होता है, या वो कंप्लीसन या पेमेंट हुई जो पहले होता है उसके हिसाब से आपको वो टैक्सेबल माना जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपको डिसाइड हो गया कि आपका टैक्स पेमेंट करने का डेट था आपका सपोज जनवरी मंथ, लेकिन आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं जाके दिसंबर में, दिसंबर में, तो आप तो 12 महीना लेट कर दिया, या 11 महीना हो गया, तो 11 महीना लेट कर दिया, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और वो लोग पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसको डिसाइड किया जाता है इस चैप्टर में कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होना चाहिए हर ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट आ गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ये IGST एक्ट जो है, IGST एक्ट जैसे कि 3 एक्ट है, IGST, CGST और SGST। तो जो CGST एक्ट है वो मतलब कि सेम ही है, हर इक्विवेलेंट है दोनों तीनों एक्ट के। दो बाकी एक्ट CGST जो एक्ट है वो SGST इक्वली माना जाता है और IGST एक्ट है। तो IGST एक्ट का सेक्शन जो है 10 से लेके 14 तक, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई माना का डिफाइन किया गया है कि कौन सा प्लेस, मतलब कि आप सप्लाई कर रहे हैं एक जगह से आप दूसरा जगह सप्लाई कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं या कहाँ पे आप सप्लाई मतलब जा रहे हैं आपको, वो डिसाइड करने के लिए आपको ये सेक्शन के बारे में मतलब कि डिटेल में बताया गया है। तो जैसे कि आप असम से सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली में, तो एक मतलब कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब सप्लाई होगा तो वहाँ IGST लगेगा, या विद इन द स्टेट होता है सप्लाई तब उस पर CGST SGST लगेगा। तो कौन सा टैक्स लगेगा इसको डिसाइड करने के लिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सेक्शन IGST एक्ट का 10 से लेकर 14 तक प्लेस ऑफ सप्लाई का बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया कि जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा, कोई भी आप अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस का गुड्स का क्या प्राइस होना चाहिए, किस प्राइस के ऊपर GST रेट लगेगा। जैसे अगर कुछ आप 1 करोड़ का सामान सेल किया है तो उसके ऊपर मतलब कि 1 करोड़ के सामान सेल करते समय आपने क्या किया, उसमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट लेस हो जाएगा। सपोज आप 1 करोड़ का सेल किया और 10 लाख का आप डिस्काउंट दे दिया, तो 90 लाख एक्चुअल में वैल्यू बन रहा है आपका, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन रहा है, तो उसके ऊपर GST लगेगा। तो ये सब इसका रूल्स जो है, ये रूल्स डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा वीडियो में। इसमें क्या है कि आपको उस रूल्स के बारे में बताया जाता है कि वो जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं वो गुड्स का क्या प्राइस होना चाहिए। बहुत जन क्या करते हैं कि गुड्स आपका सप्लाई या सर्विस जैसे कि सप्लाई कर दिए हैं, सर्विस सप्लाई कर दिए हैं, लेकिन बाद में उन लोग क्या बोलते हैं कि अभी GST आ गया, तो GST को मतलब क्या करते हैं उन लोग, बाद में क्या करते हैं डिस्काउंट दे देते हैं कि नहीं मैं हम लोग ने इतना कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो हम लोग सपोज 10 लाख का सामान सेल किया है तो बोले बाद में एक बोल दिया 1 लाख का हम लोग डिस्काउंट दिया था। तो ये जो डिस्काउंट तभी लेस होता है जब आप सेल करने के पहले इन्वॉइस जब इशू करते उसमें मेंशन रहता है कि इतना डिस्काउंट दिया गया है, और सर्विस सेल कंप्लीट होने के पहले ही आपको वो डिस्काउंट देना पड़ेगा तभी लेस होगा, नहीं तो टोटल वैल्यू के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो सेक्शन 15 है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बताया गया है, क्या इस ट्रांजेक्शन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसमें डिस्कस, नेक्स्ट चैप्टर हो गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 से लेकर 21 तक
इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर कब ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वो होता है जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब के ऊपर डिटेल में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड यहाँ पे लिखा है इनएलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि आप बाय किया क्या, आप सपोज आप बाय किया गुड्स 1 लाख में, और इसके ऊपर जीएसटी आप दे के आया, जीएसटी दे के आया 18%, 18,000 हो गया। टोटल आप पे करके गया 1,18,000। अभी सपोज आप गुड्स क्या किया, सेल किया। आप बिजनेस करते हैं गुड्स बाय एंड सेल्स का, ट्रेडिंग बिजनेस है सपोज। तो आप सेल्स किया कितना का, 2 लाख का, और जीएसटी था आपका उसके ऊपर 18%, तो 36,000 का आप जीएसटी आया, पे लाइबिलिटी आया। तो ये जो आप परचेज किया इसको बोलेगा, परचेज के समय जो आप जीएसटी पेमेंट करके आया इसको बोलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेगा मतलब इनपुट। और ये जो है सेल किया इसको बोलेगा आउटपुट, आउटपुट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज। तो इतना बोलेगा आपको इनपुट, इसको बोलेगा इनपुट और इसको बोलेगा आउटपुट। तो अभी आपको जब गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा तो नेट लाइबिलिटी आप पेमेंट करेंगे। नेट लाइबिलिटी जैसे कि आप टैक्स आया आपका कितना, 36 लाख, 36,000 सॉरी, और आपका ऑलरेडी आप बोलेंगे कि मैं परचेज किया था तब जीएसटी पे करके आया था कितना, 18,000। ये 18,000, तो आपको एक्चुअल में अभी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 18,000, क्योंकि ये एलिजिबल आईटीसी था। तो 18,000, तो आपको क्या होगा अभी, आपको कितना देना पड़ेगा, 18,000 एक्चुअल में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर यही चीज़ अगर आपका क्या होता कि यहाँ पे लिखा है इन एलिजिबल एंड ब्लॉक क्रेडिट, अगर यही ब्लॉक क्रेडिट होता मतलब कि जो कुछ कुछ चीज़ होता है जैसे कि मोटर पर्सनल कंजम्पशन, मेंबरशिप क्लब, गुड्स और मोटर व्हीकल, अगर कुछ आप पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलता है। कुछ कुछ चीज़ है जो ब्लॉक क्रेडिट होता है उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलता है। जैसे कि ये जो 18,000 दे के आए थे, वो आपका क्या होगा कि नेट लाइबिलिटी, टोटल आउटपुट लाइबिलिटी कितना था, 36,000 था। जैसे ए हो गया आउटपुट लाइबिलिटी, ये जो मैंने बताया था आउटपुट लाइबिलिटी, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी जो बताया था मैंने, ये क्या होगा कि ये टोटल पेमेंट ही देना पड़ेगा आपको। जो इन ब्लॉक रहेगा तो 18,000 यहाँ से लेस नहीं होगा। तो कुछ कुछ चीज़ है हम लोग उसके ऊपर सेक्शन 17(5) सब सेक्शन 5 के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इनपुट बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 16 से लेकर 21 तक उसके बारे में बताया गया है। तो इस पे मतलब कि इनपुट ये जो 18,000 हम लोग क्लेम किया जीएसटी का, जो लॉगिन करके हम लोग पोर्टल पे क्लेम करते हैं, तो वो क्या होता है कि ये क्लेम मतलब क्या होगा, जैसे कि हम किसी से सामान खरीद के लाया तो उसको हम लोग जीएसटी दिया, तो वो क्या करेगा अपना जीएसटी लॉगिन करके इतना का वो जो बिल था वो हम लोग के नाम पे, हम लोग का जीएसटी नंबर पे रिटर्न अपना जीएसटी R1 फाइल कर देगा। तो जीएसटी R1 फाइल करते ही क्या होगा कि मेरे पोर्टल पे उतना शो हो जाएगा। तो वो हम क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्लेम करना पड़ेगा। तो वो क्लेम करने के लिए मेरे हाथ में कुछ कुछ कंडीशन है, मतलब कि हम मेरे हाथ में कुछ कुछ चीज़ होना पड़ेगा। जैसे कि मेरे हाथ में क्या होना पड़ेगा, पोजेसन ऑफ गुड्स इन्वॉइसेस, मतलब कि आपको जो इन्वॉइसेस है जो सामान खरीद के लाए उसका इन्वॉइसेस फिजिकल को भी होना पड़ेगा। फिर जाएगा आपका रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो गुड्स मतलब जो सामान लिया
खरीदा या सर्विस लिया वो लेना पड़ेगा। टैक्स एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब कि जैसे कि मैंने सामान खरीदा है और जो उसके ऊपर जो मैंने जीएसटी ये पेमेंट करके आया था 18,000, वो जिससे मैंने खरीदा वो गवर्नमेंट को 18,000 पे करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेगा तो मैं वो क्लेम नहीं कर सकता हूँ। फिर जाके आ गया कि रिटर्न फाइल बाय द रिसिपिएंट, और वो टाइमली रिटर्न, मतलब कि वो टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करेगा। जैसे कि GST-R1 का ड्यू डेट है फाइल करने का एवरी मंथ का 11 तारीख, उसके 11 तारीख तक नहीं किया तो आपको वो इनपुट नहीं ले सकते हैं, इनएलिजिबल हो जाएगा। तो ये रहा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में क्या है डिटेल। जैसे कि जीएसटी का रिटर्न में, मतलब कि जीएसटी का GST-R1 होता है, उसको 11 तारीख को फाइल करना होता है। अगर 11 तारीख को फाइल नहीं करता है तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो उसी के बारे में मतलब कि डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा तभी आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसके डिटेल में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके एक एक प्रोविज़न के ऊपर। अभी नेक्स्ट हो गया कि इनएलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ चीज़ होता है जिसके ऊपर इनपुट नहीं मिलता है, वो सब सामान खरीदेंगे तो जैसे कि मोटर व्हीकल हो गया, फिर जाके आपका कहीं पे मेंबरशिप क्लब ले रहे हैं, क्लब में कोई मेंबरशिप ले रहे हैं, फिर जाके आपका पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं, या अपना घर का खुद बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब के लिए आपको क्या होगा कि इनपुट नहीं ले सकते हैं आप, इनपुट नहीं मिलता है, ब्लॉक क्रेडिट माना जाता है। फिर जाके फ्रेंड्स आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया कि थ्रू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एक मेकानिज़म है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, मतलब कि जैसे कि एक एक मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा आपका जीएसटी है, वो बहुत सारा जीएसटी से आप क्या कर रहे हैं, बहुत सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। तो लेकिन जो आप माल जो सर्विस आप ले रहे हैं, लेके बहुत सारा आपका जीएसटी है एक ही पेन पे, तो बहुत सारा जीएसटी जो है उस पे आप क्या कर रहे हैं, उससे सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो जो सामान आप सर्विस ले रहे हैं वो एक ही जीएसटी पे ले रहे हैं, तो सारा इनपुट जो आएगा वो एक ही जीएसटी पे आएगा। तो वो क्या करेगा, जो जिस हेड ऑफिस, जैसे एक समझ लीजिए कि हेड ऑफिस एक है, उसके वो खुद ही सारा सर्विस ले रहा है या खरीद रहा है सामान, और बाकी जो दूसरा जीएसटी उन उन लोग से सेल बिल काट रहा है। तो उन लोग को तो खाली आउटपुट लाइबिलिटी बन रहा है, लेकिन उनका तो इनपुट आ ही नहीं रहा है। तो जो जो हेड ऑफिस रहेगा या जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में, तो वो अगर रजिस्ट्रेशन ले लेगा तो उनके नाम पे, उसके नाम पे मतलब क्या होगा कि जीएसटी का सारा इनपुट जमा होगा। और जिस जिस उनका जो डिस्टिंक्ट पार्टी है, डिस्टिंक्ट मतलब कि जीएसटी है, उस पे मतलब इनके सेम पेन से बहुत सारा जीएसटी जो रहेगा, उन लोगों पे सेल्स का जो टर्नओवर रहता है उसके हिसाब से इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये हो गया कि अभी हम लोग चैप्टर 6 को ख़त्म कर लिया अभी तक। नेक्स्ट अभी देखिए फ्रेंड्स कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि चैप्टर 7 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो क्या प्रोसीजर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का क्या कितना क्या ज़रूरत होता है। जैसे सेक्शन 22 से लेके 30 तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंड, जीएसटी कैंसिलेशन, इसके बारे में डिटेल में बताता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में बताता है। तो हम लोग को क्या, चलिए डिस्कस करते हैं कि कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जीएसटी का जो लिमिट है वो स्टेट वाइज अलग अलग है। जैसे ऑल ओवर इंडिया सेम है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है, वो सब में क्या होता है, आपको लिमिट अलग है। जैसे कि आपका उसका थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे अगर नॉर्मल स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, वो असम को छोड़ के बाकी स्टेट में जो लिमिट है वो 20 लाख का है, गुड्स या सर्विस दोनों का, या गुड्स और सर्विस दोनों का। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में कुछ कुछ स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब में आपका 10 लाख है, गुड्स करो या सर्विस करो। तो मैंने एक वीडियो उसके लिंक शेयर कर दूंगा, वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविज़न है डिटेल में चार्ट के द्वारा बताया हूँ, उससे लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो ये जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो अगर एक्सीड हो जाता है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कि जो लिमिट दिया गया कि आपका साल में 20 लाख या 40 लाख, उसके ऊपर अगर सेल आपका हो जा रहा है, और आप 4 स्टेट में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब में अगर हैं तो आपको क्या होगा कि 10 लाख इंक्रीज होते ही आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो और ये हो गया कि आपका नेक्स्ट हो गया आपका कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फिर जगह ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लायर। आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या आप ई कॉमर्स में बेच रहे हैं सामान, कुछ गुड सेल कर रहे हैं, जैसे अमेजन में, फ्लिपकार्ट, ये सब में अगर गुड सेल कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और टीडीएस टीसीएस डिडक्टर है आपको, अगर जैसे कि आप नॉर्मली क्या होता है कि स्क्रैप अगर आप किसी को किसी से ख़रीद रहे हैं, स्क्रैप खरीद रहे हैं, तो वो अगर अगला पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना होगा। टीडीएस काट के रिपोर्ट करना होगा कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप क्या किए हैं, कि स्क्रैप खरीदें। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया कि आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर लोग को या कुछ भी रोड बनाना होता है, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाना होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, टेंडर इशू करते हैं और बहुत जन कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग को पेमेंट करने के पहले उन लोग क्या करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो टीडीएस जो डिडक्ट होता है वो वहाँ 2% होता है, 1% CGST, 1% SGST। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो और सारा बहुत सारा केस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, और आप वॉलेंटरी भी, अगर आपको कुछ कुछ केस है जिसमें आपको मतलब कि आपको ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि आप बहुत ट्रांसपेरेंसी से रखें, या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, तो कोई कोई पहले खुद ही जीएसटी रजिस्टर कर लेते हैं, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। फिर जाके इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, जीएसटी पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर है कि ऑनलाइन पोर्टल में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। फिर जगह स्पेशल प्रोविज़न क्या है, जॉब वर्कर, एनआरटीपी, आईएसडी, जो मैंने बोला इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एनआरटीपी हो गया नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जैसे कि कोई बाहर से आके इंडिया में क्या कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है, तब उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है थोड़ा स्पेशल प्रोविज़न है। फिर जगह जॉब वर्कर हो गया, जॉब वर्कर जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि जॉब वर्कर हो गया, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, गुड्स आप क्या कर रहे हैं, आप कंपनी है आपका, आप क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ सामान क्या कर रहे हैं कि गांव एरिया में या किसी किसी एक आदमी को क्या कर रहे हैं, उसको बनाने दे रहे हैं, और उसके वो बोल रहे हैं कि इतना दिन के भीतर ये बना के दे देना, तो उसको बोलता है जॉब वर्कर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे शो कंपनी है, जैसे जूता बनाता है, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, इन लोग क्या करते हैं, जो सोल बनाने का काम होता है वो बहुत सारा जो गांव एरिया में जॉब वर्कर है, मतलब उन लोग को क्या करता है, दे देता है। तो उन लोग क्या करता है, बना के एक टाइम लिमिट होता है, जैसे कैपिटल गुड्स या आप नॉर्मल इनपुट गुड्स जो होता है, उस केस में आपका क्या करते हैं, गुड्स या कैपिटल गुड्स जो होता है, उस केस में उसका जो टाइम लिमिट है कि आपने गुड्स आप सप्लाई किया है, कितना दिन में बना के दे दो, उतना दिन के भीतर वो बना के दे देते हैं। उस केस में मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन लेने का कुछ प्रोसीजर है, वो स्पेशल प्रोविज़न प्रोसीजर की तरह होता है। नेक्स्ट हो गया कि आपका अमेंडमेंट एंड कैंसलेशन। जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उसमें और एक ट्रेड नेम ऐड कर सकते हैं, आप बिजनेस का नाम ऐड कर सकते हैं। आप कुछ गुड्स में डील कर रहे हैं, आप लग रहा था कि आप हार्डवेयर में गुड्स में डील कर रहे हैं, अभी लगा कि आप ग्रोसरी भी गुड्स में डील करेंगे, तो उसके लिए आपको उसमें अगर HSN ऐड करना है, तो उसके लिए आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, या आपका फ़ोन नंबर, मेल आईडी चेंज करना है, तब आपको कुछ अमेंडमेंट करना है, तो आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर जाके अगर कैंसलेशन भी अगर करवाना चाहते हैं, तो आप खुद ही जाके, आपका बिजनेस बंद हो गया तो आप जीएसटी कैंसिल करवा सकते हैं एप्लीकेशन करके, वॉलंटरी कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट के द्वारा सो मोटो कैंसिलेशन कर दिया जाता है। सो मोटो कैंसिल में डिपार्टमेंट उन लोग को लगता है कि जैसे कि कुछ कुछ कंडीशन है से उस कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 6 महीना से आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, या बिजनेस जीएसटी लिए हुए 6 महीना हो गया, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तब आपको क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये
सो मोटो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जीएसटी कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट हो गया, अगर आपको जीएसटी कैंसिल हो गया तो आपको रिवोकेशन, उसको रिवोक मतलब फिर रिएक्टिव करने के लिए आपको, जैसे आप 6 महीना से रिटर्न फाइल नहीं करते, फर्स्ट ऑल नोटिस आ गया कि आप जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करें, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर रिप्लाई नहीं करते हैं। आप रिप्लाई करना भी भूल गए नोटिस का, तो आपको विदिन 7 डेज आपका क्या होगा, जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। तो जीएसटी कैंसिल होते ही नेक्स्ट 30 डेज के भीतर आपको क्या करना है, रिवोकेशन फाइल करना है। अभी अगर आप कंडोनेशन मतलब कि आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं 1 महीना के भीतर फाइल नहीं कर पाया, तो आपको 270 डेज रहता है आपके हाथ में, कंडोनेशन फाइल करके आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद आप खुद नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा जो अपील करना पड़ेगा, अगर आपको फिर से जीएसटी उसको एक्टिव करना है तो। इसके अलावा इसके मतलब बियॉन्ड जाता है तो। नेक्स्ट आ गया चैप्टर 8 में आते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर 8 हो गया आपका इन्वॉइसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। सेक्शन 31 में बताता है कि जीएसटी जो इन्वॉइस होता है किस टाइप से होना चाहिए। आप दुकान दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप इन्वॉइस जो बनाएंगे मतलब बिल बना के देंगे कस्टमर को, सेल करेंगे, तो जो बिल बनाएंगे वो किस टाइप, बिल में क्या क्या होना चाहिए। टैक्स इन्वॉइस क्या होता है, टैक्सेबल सप्लाई होगा तब टैक्स इन्वॉइस, मतलब टाइप ऑफ इन्वॉइस यहाँ बताया गया है कि टाइप ऑफ इन्वॉइस कितना होता है। फिर जगह इन्वॉइस का रूल बताया गया है कि इन्वॉइस का रूल क्या है। इसमें देखिए कि टैक्स इन्वॉइस जो होगा वो किस टाइप से होता है। फिर जगह हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वॉइस में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं इस वो भी डिस्कस कर लूँगा। जैसे टैक्स इन्वॉइस है, टैक्स इन्वॉइस में क्या होना चाहिए, जीएसटी जिसको आप सप्लाई करें उसका नाम एड्रेस होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए अगर है तो। फिर जाके आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका किस जगह गुड्स जा रहा है उसका डिटेल होना चाहिए, अमाउंट कितना है, जीएसटी टैक्स का अमाउंट कितना है, ये डिटेल आपका इन्वॉइस में होना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, अगर B2C सप्लाई कर रहे हैं, तो डायनेमिक क्यूआर कोड होता है वो आपको वहाँ होना चाहिए। क्यूआर कोड होता है जो आपका वो इन्वॉइस में लगा रहता है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका कौन सा इन्वॉइस के अगेंस्ट कितना पेमेंट आया वो पता चलता है। अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तब आपको ई इन्वॉइसिंग मतलब ऑनलाइन इन्वॉइसिंग, ई इन्वॉइसिंग एक करना पड़ता है। तो आपका जैसे कि आप टैक्सेबल गुड्स के लिए टैक्स इन्वॉइस इशू होता है। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स डील करते हैं, जैसे कि आप केटल फीड हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सब खाने होने का जो सामान होता है, अनब्रांडेड सामान जो होता है, ब्रांडेड नहीं, ब्रांडेड करने से टैक्स लग जाता है। तो अनब्रांडेड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तब उसको बिल ऑफ सप्लाई से आप भेज सकते हैं, उस केस में वे बिल का भी ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट हो गया रिसीव ऑफ वाउचर। रिसीव वाउचर कब होता है, जब एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है, फॉर एडजस्टमेंट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो गया क्या, जैसे कि आप सेल किया, तो सेल करते ही आप क्या करेंगे कि आप सेल किया, और सेल सेल किया तो आप क्या किया, सेल्स इन्वॉइस इशू किया, टैक्स इन्वॉइस इशू किया। तो सेल्स इन्वॉइस, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मैं डिटेल में समझाता हूँ। क्रेडिट नोट हो गया जैसे कि आप सेल किया, तो आप क्या करेंगे, जो डेटर रहेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट मारेंगे। तो जब सेल करते हैं तो डेटर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसे जब रिटर्न होगा तो क्या करेगा, हम लोग डेटर को क्रेडिट करेगा, तो क्रेडिट करते ही हम लोग उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। इस टाइप से आप याद रखिए, नहीं तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैंने देखा हूँ। तो ये इस टाइप से है कि अगर कोई आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे, या सेल्स रिटर्न हो रहा है आपके पास तो आप उसको क्रेडिट नोट देके उसको एडजस्टमेंट करेंगे, इनपुट जो वगैरह होता है वो सब वगैरह बिल मिलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया इनवॉइस का रूल, जो मैंने बताया HSN कोड मैंडेटरी है, और डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। डायनेमिक HSN कोड, HSN एंड HSC, सर्विस दे रहे हैं तो HSC कोड होता है, और गुड्स दे रहे हैं तो जैसे सर HSN, जैसे सर HSN कोड होता है। HSN का मतलब हार्मोनाइज नेमनक्लेचर। तो एक कोड होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि आप क्या गुड्स बेच रहे हैं और उसके ऊपर जीएसटी रेट क्या होना चाहिए। वो गवर्नमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए जो आप किस टाइप का गुड्स में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका डायनेमिक क्यूआर कोड, जो मैंने बताया, जो डायनेमिक क्यूआर कोड इन्वॉइस में आता है। B2C इन्वॉइस मतलब B2C मतलब कि आप कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, तब आपको ये डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने का इन्वॉइस में ज़रूरत है, अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है। वो एक कोड होता है जिससे आप कस्टमर क्या करता है, उसको पे कर, उसी की स्कैन करके उसको पे कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट होगा ई इन्वॉइसिंग। अगर आपका बिजनेस है जो 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो गया, सेल हो गया एक साल, पिछला साल या इस साल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई इन्वॉइसिंग इशू करना कंपलसरी है।
नेक्स्ट हो गया आपका डिजिटल ऑथेंटिकेशन एक्सेप्टेड। अगर आप कोई इन्वेशन डिजिटली आपको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं डीएससी से, डिजिटल सिग्नेचर से। नेक्स्ट आ गया आपका चैप्टर 9 में आ गया फ्रेंड्स। तो चैप्टर 9 का हो गया कि जीएसटी रिटर्न, सेक्शन 37 टू 48 बताता है जीएसटी का रिटर्न क्या है, जीएसटी का कितना टाइप का रिटर्न है, कब लगता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है उसका लगाने का। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। रेगुलर रिटर्न होता है जैसे कि GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आप कितना सेल किए हैं, ये हर महीना का 11 तारीख के पहले पहले 11 तारीख तक फाइल कर लेना चाहिए। फिर जाकर GSTR 3B, ये समरी रिटर्न होता है कि आप कितना गुड्स खरीदे हैं, उसमें इनपुट कितना है, और आप कितना गुड्स सेल किए हैं उसके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है, और इनपुट और आउटपुट को लेस करने के बाद नेट लायबिलिटी आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, कितना आएगा, उसका डिटेल ये बताता है। एनुअल रिटर्न ये 20 तारीख को लगता है, GSTR 1 11 को लगता है, एवरी मंथ, और 11 एवरी मंथ। और ये 3B हो गया 20 एवरी मंथ। फिर जाके एनुअल रिटर्न हो गया ईयरली, ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एक साल में आपका कितना वो समरी रिपोर्ट रहता है। और इसमें एनुअल रिटर्न का लिमिट है कुछ, कि जैसे कि 2 करोड़ के ऊपर जाएगा तभी एनुअल रिटर्न लगेगा, 2 CR। इसमें आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलेशन 9C हो गया रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये पहले क्या था कि इसको GST ऑडिट बोला जाता था, कि कोई CA से आपको क्या करना पड़ता था, ऑडिट कराना पड़ता था। अभी सेल बेसिस से होता है। ये GST का रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। अगर आपका 5 CR के ऊपर अगर टर्नओवर है, मोर देन 5 CR है, तभी जाके आपका ये ज़रूरत होता है फाइल करना। ये हो गया रेगुलर स्कीम का रिटर्न। फिर जाके आपका हो गया कि कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम GSTR 4 एनुअल रिटर्न हो गया। और फिर आके आपका इसका आ जाएगा, और क्वार्टरली रिटर्न लगता है इसका, क्वार्टरली रिटर्न में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखा कि क्या क्या रिटर्न लगता है। कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल रिटर्न हो गया, और एक क्वार्टरली रिटर्न लगता है इनका, क्वार्टरली रिटर्न लगता है, क्वार्टरली रिटर्न लगता है। जैसे CMP 08 बोल के एक फॉर्म होता है, उसमें रिटर्न लगाना पड़ता है। हे भगवान। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इसका टेप का बैटरी ख़त्म हो गया था, इसके लिए रुक गया वीडियो। तो अभी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था क्या कि एनुअल रिटर्न जो है कंपोजिशन स्कीम का, वो एनुअल रिटर्न GSTR 4 होता है, GSTR 4 में लगता है। और इसका CMP 08 फाइल करना पड़ता है, CMP 08 फाइल करना पड़ता है एवरी 18th को, क्वार्टर एंड, क्वार्टर क्वार्टर एंड का 18th को, 18th को क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। तो ये हो गया रिटर्न के बारे में। अभी अदर फॉर्म भी है बहुत सारा, जैसे कि हो गया जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, जो बाहर का कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, GSTR 5 फाइल करना पड़ेगा। फिर GSTR 6 हो गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, जो मैं थोड़ा पहले बताया था, ISD, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनपुट को। फिर जगह जो गवर्नमेंट एंटिटी बोला था, जो TDS काटना पड़ता है उन लोग को। फिर जाकर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जो इसे GSTR 8 में फाइल करते हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर लोग जो है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग GSTR 8 में GST का रिटर्न फाइल करते हैं। फिर जाके आ गया सेक्शन चैप्टर क्या आ गया, 10। चैप्टर 10 में हम लोग क्या देखेंगे, क्या है चैप्टर 10 में, क्या है कि सेक्शन 49 से लेके 53 तक पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब एक टैक्स जो पेमेंट होता है किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ से होता है। तो मोड ऑफ पेमेंट होता है कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी लेजर। कैश लेजर एक्चुअल पेमेंट, क्रेडिट लेजर ITC को यूटिलाइज करना, और लायबिलिटी लेजर का नेट टैक्स पेएबल। इसमें क्या है कि जैसे मैंने डिस्कस किया था, कि ऊपर डिस्कस किया था 18,000 वाला जो मैंने बताया था, ये जो हो गया 18,000, ये जो मैंने लेस कर दिया 36,000 था, 36,000 था, 18,000 जो लेस किया था मैंने, वो हो गया कि इनपुट लेजर, वो हो गया आपका
आईटीसी से यूटिलाइजेशन हो उसको बोलता है क्रेडिट लेजर, वहाँ से जो यूटिलाइज होता है। फिर जगह हो गया एक्चुअल पेमेंट, जो कैश लेजर से हम लोग करता है, कैश लेजर जो बैंक से पेमेंट करने के बाद जो रहता है लेजर, वो कैश लेजर में जमा होता है और वहाँ से हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है। और लाइबिलिटी लेजर हो गया कि नेट लाइबिलिटी कितना है वो आता है वहाँ पे, और उस वहाँ से हम लोग लाइबिलिटी को पे करता है, तो यहाँ से लाइबिलिटी कम जाता है। तो ये हो गया मोड ऑफ पेमेंट का, जो पेमेंट का सिस्टम है जीएसटी में, कैसे गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, किस तरह से पेमेंट हो रहा है। ये वाला पेमेंट होता है, पेमेंट इस टाइप से किया जाता है। एक तो होता है कि आपको क्या बोला, हम कैश लेजर, जैसे कि आप चालान बना के दे दिया, क्लाइंट ने बैंक में जाके उस चालान को पेमेंट कर दिया और हम लोग रिटर्न लगा दिया। फिर जाके होता है कि आपका इनपुट था, इनपुट से एडजस्ट करके टैक्स पेमेंट कर दिया। और लाइबिलिटी लेजर तो बताता है कितना आपका लाइबिलिटी है, वो जैसे आप पेमेंट करेंगे वो लाइबिलिटी लेजर जीरो हो जाएगा। फिर जाके यूटिलाइजेशन, अब यूटिलाइजेशन रूल क्या है कि IGST टू बी यूटिलाइज फर्स्ट। फिर क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड अंडर स्पेसिफिक सीक्वेंस, सेक्शन 49A से B बताता है। जैसे कि आपका हो गया कि IGST जो है आपका CGST का, IGST का अगर इनपुट है तो CGST और AGST का लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन SGST का लाइबिलिटी CGST का इनपुट से एडजस्ट नहीं होता है, वो दोनों सेपरेट है। और नेक्स्ट आ गया कि आपका रिफंड मैकेनिज्म, जैसे कि आप जीएसटी पे किए हैं तो उसको क्या रिफंड होता है। कि बहुत जन बोलते हैं नया नया बिजनेस खोल रहे हैं कि सर मैं जीएसटी इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि जीएसटी मैंने परचेज करते समय बहुत सारा जीएसटी दिया है, उसको रिफंड लेना है। तो जीएसटी रिफंड का क्या प्रोसीजर है, रिफंड होता है क्या। तो इसमें क्या है कि आप कब जीएसटी रिफंड ले सकते हैं उसका सेक्शन आपको बताता है। CGST सेक्शन 54 to 58 तक ये बताता है। रिफंड क्लेम क्या होता है, एक्सेस पेमेंट अब कर दिया है। आपका टैक्स आ रहा था कितना, आपका सपोज टैक्स आ रहा था आपका 1 लाख, आप पेमेंट कर दिया कितना, 1,50,000। तो आपको 50,000 जो है, 50,000 आपको रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। जो परचेज करते समय पे किया, जो आप सामान परचेज करते समय पे किया, जीएसटी पे करके आया, वो रिफंड नहीं होता है। उसका रिफंड होने का कुछ कुछ रूल्स है, नियम है कब होता है वो रिफंड। जैसे कि हो गया कि एक्सपोर्टर्स जीरो रेट सप्लाई, मतलब जो गुड्स हम लोग सेल करते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसका जीएसटी का रेट होता है जीरो रेटेड, उसको सप्लाई बोला जाता है क्योंकि उसका जीएसटी का रेट जीरो होता है। और अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ गुड्स, तो उसके ऊपर जो जीएसटी आप दो, मतलब कि अगर आप जीएसटी पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब आपको क्या होगा कि पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। और अगर आप जीएसटी बिना पे किए, LUT सिस्टम होता है एक, LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप LUT के बेसिस से सेल कर रहे हैं तो आप बिना जीएसटी पे किए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस पे जो आप परचेज किया, सपोज आप गुड्स परचेज किया है वो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो परचेज करते समय जो आप टैक्स पेमेंट करके आए थे वो टैक्स भी आप रिफंड कर सकते हैं। तो रिफंड, फिर जाके नेक्स्ट पॉइंट हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गया कि आप सपोज कुछ सामान खरीद रहे हैं, जैसे सीमेंट खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं तो जीएसटी उसके ऊपर लगता है, सीमेंट के ऊपर जीएसटी लगता है 28%। आप सीमेंट खरीद के क्या बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, तो इस पे आपका जब सेल करेंगे तो जीएसटी लगता है 18%। तो आपका जो 10% जीएसटी हुआ, इसको बोलेगा इन्वर्टेड रेट, मतलब कि आप जो खरीदते हैं उसका 28% और सेल करते हैं उसका 18% है। मतलब आप जो इनपुट आप खरीदते समय जो जीएसटी पे करके आए हैं वो ज़्यादा पेमेंट करके आए हैं, और जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आप जीएसटी कम लग रहा है। तो जो एक्स्ट्रा आप पेमेंट करके आए हैं वो एक्स्ट्रा को, मतलब कि जो ज़्यादा जो पेमेंट किया है इन्वर्टेड रेट की वजह से, तो आपको वो टैक्स का जो पैसा आपका जमा रहेगा वो रिफंड हो जाता है। फिर अगर टैक्स पेड अंदर प्रोटेस्ट के हिसाब से कुछ अगर पेमेंट किए हैं तो भी आपको वो रिफंड, मतलब कि रिफंड कर सकते हैं। अभी आपका आ गया कि प्रोसीजर रिफंड करने का क्या प्रोसीजर है। आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, RFD-01 एक फॉर्म होता है, और वेरिफिकेशन करेगा कौन, बाय ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा। और रिफंड विथ 60 डेज, ये 60 डेज के भीतर क्या होगा कि रिफंड हो जाएगा। अगर नहीं होता है, जिस दिन आप अप्लाई किया है
उस दिन से 60 दिन के भीतर अगर आपका रिफंड नहीं होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेगा गवर्नमेंट। और इसमें रिफंड करते समय आपको सारा चीज़ देना पड़ेगा। जैसे हो गया कि आप अगर एक्सपोर्ट किया है तो एक्चुअली एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो आपका जो आपका शिपिंग बिल होता है वो आपको सबमिट करना पड़ता है। एक्चुअली ऑटो वो सबमिट हो जाता है, ऑटो जनरेट होता है कस्टम डिपार्टमेंट से जीएसटी डिपार्टमेंट तक। तो ये आपका अगर सब कुछ ठीक रहता है तो रिफंड हो जाता है इजीली। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आपको जाके डिपार्टमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि समझाना पड़ेगा कि मेरा इतना रिफंड होने वाला है, तो रिफंड कर देते हैं वो लोग। और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताया था। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर में आपका ये 20 लाख 40 लाख जो इंक्रीज होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने से पहले मतलब कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में शायद बताया नहीं था। तो चलिए थोड़ा इसके ऊपर मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि एक पैन कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जो मालिक है। और फिर जाके आपका जहाँ बिजनेस करेंगे उस बिजनेस प्लेस का प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ से हो रहा है वहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर खुद का बिजनेस है आपका तो खुद का मतलब कि ज़मीन है तब उसकी जमाबंदी कॉपी दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए। अगर रेंटेड ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, और उसके साथ अगर असम में अगर आपका जीएसटी बना रहे हैं तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एफिडेविट एक चाहिए। और वहाँ से एक जियो टैग फ़ोटो लेके आप अपलोड कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी इसके अलावा भी क्वेरी रहता है तो डिपार्टमेंट अगर क्वेरी रेज करेगा तो आप उसका रिप्लाई करिए, जीएसटी अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया, हम लोग ये देख लिया, रिफंड का प्रोसीजर देख लिया। नेक्स्ट आ गया चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में हो गया कि चैप्टर 12 हो गया असेसमेंट एंड ऑडिट, सेक्शन 59 टू 66। अभी जैसे कि इतना टैक्स मतलब कि आप कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, और आप इतना परचेज करते समय आपको इनपुट जो लिया है वो सब चीज़ जेन्युइन है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तो जीएसटी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। उसी के लिए ऑफिसर अपॉइंटेड है कि सारा चीज़ प्रोसीजर अच्छा चल रहा है कि नहीं, आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या आपका कोई टैक्स पे मतलब आप परचेज करते समय पे करके आए लेकिन वो रिटर्न नहीं लगा, आपको इनपुट नहीं मिला, तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसके लिए क्या है कि उसके लिए असेसमेंट एंड ऑडिट का प्रोसीजर बनाया गया हुआ है। सेक्शन 59 में बताता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट हो गया कि आपका जितना भी मतलब कि एक साल में जितना भी आपका सेल्स था या टैक्स लाइबिलिटी था, आप खुद ही कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स पेमेंट कर दिए, और वो हो गया सेल्फ असेसमेंट। फिर जगह हो गया प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 60। प्रोविजनल असेसमेंट क्या हो गया कि आप मतलब कि कुछ किस चीज़ के ऊपर आपका क्वेरी है, आप कंफर्म नहीं है, तो आप वो प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकते हैं डिपार्टमेंट से। आपका रिक्वेस्ट पे वो लोग प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा। नेक्स्ट हो गया आपका स्क्रूटिनी रिटर्न। स्क्रूटिनी रिटर्न मतलब आप जो रिटर्न फाइल किए हैं उसके बेसिस पे, जैसे कि आप बहुत सारे रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बेसिस पे कि कोई भी रिटर्न में मतलब कि मिसमैच तो नहीं है, उसके ऊपर वो मिसमैच अगर रहेगा तो उसके स्क्रूटिनी करके उसके ऊपर नोटिस इशू एसएमडी में इशू करते हैं, नोटिस इशू करते हैं। जैसे कि आपका हो गया कि आप जीएसटीआर गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है 1 करोड़ रुपया, और आप वो गवर्नमेंट ने आपके नाम पे जीएसटी नंबर पे जीएसटीआर 7 में उन लोग रिटर्न लगा दिया, लेकिन आप जीएसटीआर 1 में 1 करोड़ की जगह आप 80 लाख दिखाए हैं, तो 20 लाख के ऊपर जो मिचमैच हो रहा है उसके ऊपर वो लोग स्क्रूटिनी करके आपको नोटिस भेजेंगे 61 के तहत। फिर जगह आ गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 62 से लेकर 63। और फिर आ गया समरी असेसमेंट 64। इसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया। फिर जाके इसमें क्या होगा कि अगर आप रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, लेना चाहिए था नहीं लिए हैं, तब आपका ये हो सकता है कि आपको मतलब कि स्क्रूटिनी कर सकते हैं। फिर जाके समरी असेसमेंट हो गया कि आपको उनके हिसाब से लगता है कि आप कुछ गड़बड़ किए हैं, कुछ मतलब कि कुछ मतलब कि सप्रेस किए हैं, तब या उन लोग को और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तब वो समरी असेसमेंट करके आपको समरी असेसमेंट करके आपको नोटिस भेज सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि ऑडिट। ऑडिट हो गया क्या, डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑडिट कंडक्ट करवाएगा। ऑडिट कंडक्ट करवाएगा कहाँ पे,
वो आपको क्या करेगा, अपना डिपार्टमेंट में टाइम देगा कि 15 दिन के भीतर आप इतना ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। सारा परचेज बिल, सेल्स बिल्स, फिर जाके आपका जितना भी बैंक स्टेटमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, बैलेंस शीट वगैरह, या आपसे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, वो लेके आइए। या उन लोग बोलेंगे कि अगर आप नहीं आ सकते तो आपका जो दुकान है, बिजनेस प्लेस है, वहाँ जाके जीएसटी ऑफिसर ऑडिट कर सकते हैं। तो ये ऑडिट जीएसटी डिपार्टमेंट वाला ऐसे करते हैं। फिर जाके जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि मतलब कि कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, या मतलब कि बहुत बर्डन हो गया, खुद संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अलग बाहर का, जैसे सीए लोग हो, सीए को क्या करते हैं, सीए सीए या कॉस्टेड अकाउंटेंट को उन लोग स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 में क्या करते हैं, स्पेशल ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट करते हैं। उन लोग ऑडिट करके देगा कोई पार्टी का, अगर कुछ मतलब नोटिस आया है और बर्डन बढ़ गया है, या कुछ चीज़ टेक्निकल चीज़ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट वो कोई बाहर का सीए या कोई मतलब कि कॉस्ट अकाउंटेंट है जो डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, उन लोग को ये सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट करेंगे। और जो भी उनका जो अपॉइंटमेंट, जो ऑडिट का फीस है, वो गवर्नमेंट ही बियर करते हैं, या डिपार्टमेंट ही बियर करेगा। तो ये हो गया आपका ऑडिट के बारे में। फिर जाके एनफोर्समेंट सेक्शन 67 से लेकर 72 तक एनफोर्समेंट का डिवीज़न जो है, एनफोर्समेंट डिवीज़न, इन लोग क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, सर्च एंड सीजर करता है। अगर सर्च एंड सीजर का मतलब हो गया कि हम लोग जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेड मारा है, इस दुकान पे रेड मारा है, उसी को ये लीगल लॉ में सर्च एंड सीजर बोलता है। तो इसमें ऑथराइज कौन करना पड़ेगा, सर्च करना जो है तो जॉइंट कमिश्नर, या इसके एबव अगर अप्रूव करता है ऑर्डर, उस मतलब कि तभी जाके वो सर्च कर सकते हैं। फिर जगह इसमें क्या करेंगे, सीजर ऑफ गुड्स कर देंगे, जो सामान है वो गुड्स को जब्त कर देंगे। फिर जाके आप डॉक्यूमेंट को जब्त कर देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को जब्त कर देंगे कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इसमें क्या है कि अगर क्या है कि टैक्स इवेजन, टैक्स मतलब चोरी जो हुआ है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, कुछ एक थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे 5 करोड़ हो गया, उससे ज़्यादा है तो आपका उसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न भी है, जैसे कि आप टू 5 करोड़ तक 5 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फिर जगह का डिमांड एंड रिकवरी, इसमें क्या हो गया कि आपका सेक्शन 73 से लेके 84 तक डिमांड एंड रिकवरी का प्रोसीजर है, कि डिमांड कैसे होता है और रिकवरी कब होता है। इसमें सेक्शन 73 या 74 में बोलता है कि 73 अगर नॉन फ्रॉड केस है, तब उन लोग आपको नोटिस भेजेंगे, सॉकोस नोटिस भेजेंगे। आप अगर टाइमली रिप्लाई दिया और टैक्स पेमेंट कर दिया तो उसके ऊपर पे इंटरेस्ट लगेगा, स्पेसिफिक पेनल्टी लगेगा। अगर आपका मतलब कि 74 फ्रॉड केस है, तो अगर नॉन फ्रॉड केस है तो आपको क्या होगा कि फ्रॉड केस और नॉन फ्रॉड केस हो गया, जैसे कि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप उसका बिल नहीं काट रहे हैं, इनवॉइस सेल नहीं दिखा रहे हैं, इनवॉइस जीएसटी में सेल नहीं दिखा रहे हैं, या जीएसटी में सेल ऐसे ही मतलब बिल ऐसे काट रहे हैं लेकिन एक्चुअल में गुड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का केस हो गया, फ्रॉड केस में आता है। तो इस टाइप से का फ्रॉड अगर रहेगा वो सेक्शन 74 में जाता है, और उसके लिए पिछला 5 साल तक वो लोग ऑडिट कर सकते हैं और डिमांड भेज सकते हैं। 73 में 3 साल तक, मतलब कि आप गलती से भूल गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है, तब आपको 3 साल तक स्क्रूटिनी कर सकते हैं और डिमांड भेज सकते हैं। ये और नेक्स्ट हो गया कि आपका कि रिकवरी प्रोसीजर में क्या है, और इसमें एक इरोनियस रिफंड ले लिया, गलत रिफंड, जो रिफंड नहीं मिलने वाला था, गलती से आप मतलब मिली भगत करके जैसे भी आप रिफंड ले लिया, तब आपको उस केस में भी आपको पेनल्टी और डिमांड रिकवरी कर सकते हैं पेनल्टी के साथ। नेक्स्ट हो गया रिकवरी प्रोसीजर, इसमें है इशू क्या करते हैं, पहले सो कॉस्ट नोटिस जैसे बोला मैंने, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, आपको रिप्लाई का मौका दिया जाएगा। फिर जाके आप लोग उन लोग क्या करेगा कि आप सो कॉस्ट नोटिस से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको DRC 01 इशू कर देंगे। DRC 01 का आप रिप्लाई दिया, DRC 01 से अगर वो ये सेटिस्फाई हो गए तो आपको क्या करेंगे, DRC 05 आपको इशू कर देंगे और उस पर क्लोज हो जाएगा। अगर नहीं हुए तो DRC 07 डिमांड इशू कर देंगे, जिसको आपको क्या करना होगा, आपको पे करना होगा, नहीं तो वो अपर अथॉरिटी के पास आप अपील कर सकते हैं। अगर आप लगता है आप जेन्युइन है, आपका फ्रॉड नहीं किए हैं, आपका टैक्स लाइबिलिटी इतना नहीं बनता है, क्योंकि कभी कभी डिपार्टमेंट से भी गलती होता है, क्योंकि उन लोग मतलब कि जो समझ नहीं पाते हैं और कुछ कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा डिमांड बना के भेज देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका जो नोटिस डिमांड एज हो जाता है, उसके बाद आपको हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया कि रिकवरी में अगर आप वो
आपका डिमांड रेज हो गया और स्पेसिफिक पीरियड के बाद भी आप पे नहीं कर रहे हैं, तो पहले क्या करेगा, इन लोग बैंक अकाउंट जो होता है जीएसटी डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट आपका स्विच कर देगा, और उसके बाद आपको क्या करेगा कि उससे भी अगर आपका नहीं हो रहा है, सेटल नहीं हुआ उनका लाइबिलिटी, तो आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी हो गया और कोई भी अगर मशीनरी है वो अटैच करेंगे। उसके बाद आपका जो फिक्स मूवेबल इमूवेबल सॉरी पहले मूवेबल करेंगे, फिर जाके इमूवेबल जैसे हो गया लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया, वो सब अटैच करके सेल करके वो टैक्स का पैसा रिकवरी करेंगे। फिर जाए गर्निशमेंट मतलब हो गया आप किसी से पेमेंट पैसा पाते हैं, वो पैसा को क्या करेगा डिपार्टमेंट, क्या करेगा आपको देने नहीं देगा और वहाँ से डायरेक्ट ले लेगा और कुछ सामान सेल करके उन लोग रिकवरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका कोई भी डिमांड है तो आप ज़रूर सीए से अपना कंसल्ट करिए और उसको पेमेंट करिए, पेमेंट करके आराम से बिजनेस करिए, नहीं तो बाद में वो जो अगर आपको 1 लाख का डिमांड है उसका पेनल्टी इंटरेस्ट लग के 2 लाख 3 लाख हो जाता है, तो इसको ध्यान रखने वाला चीज़ है। सेक्शन 50 चैप्टर 15 में हम लोग बोलेगा सेक्शन 122 से लेकर 130 तक क्या बताया गया है, ऑफेंस एंड पेनल्टी के बारे में बताया गया है कि सप्लाई जैसे कि ऑफेंस हो गया, सप्लाई आप कर रहे हैं विदाउट इनवॉइसिंग बोला, रॉन्ग एवेलिंग ऑफ आईटीसी कर रहे हैं, रॉन्गफुल एवेलिंग मतलब जो एलिजिबल नहीं है तो भी आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं, फेलियर ऑफ मेंटेन रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर, कोई ऑफिसर आपके गया है, विजिट करने गया है, कुछ चेक करने गया है विद परमिशन के साथ, तो आप क्या कर रहे हैं उसको मतलब दुकान में घुसने नहीं दे रहे हैं या कुछ सामान मांग मतलब डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं दिखा नहीं रहे हैं, तब या उसका काम करने से आप रोक रहे हैं, तब मतलब क्या होगा कि वो ऑफेंस में माना जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपका पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न भी है। और इसमें पेनल्टी जनरली पेनल्टी 25,000 लगता है एक सेक्शन में सीजीएसटी में, तो 2 सेक्शन सीजीएसटी एजीएसटी मिला के 50,000 हो जाता है। स्पेसिफिक पेनल्टी अंडर सेक्शन 22 के बारे में बताया गया है, इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया है जैसे मैंने बताया। फिर जाके अभी आपको क्या हुआ कि आप जो भी नोटिस इशू हुआ है, आपको लग रहा है कि इतना टैक्स लाइबिलिटी मेरा नहीं बन रहा है और आप ये टैक्स पेमेंट किए हैं लेकिन उन लोग निकाल नहीं पाया है, डिपार्टमेंट निकाल नहीं पाया है, तो आपको लगता है कि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में जो हायर अथॉरिटी है उनके पास जाके आप रिविजन सॉरी अपील फाइल कर सकते हैं या ऑर्डर को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अपील के लिए आपको क्या करना होगा, अपीलेट अथॉरिटी जो फर्स्ट अपील बोला जाता है, अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपके बिहाफ पे ऑर्डर नहीं आया, आपको मतलब कि न्याय नहीं मिला, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, सेकेंड अपीलेट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल भी अगर आपको नहीं सुना तो आप फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी आपका अच्छा आपको मतलब कि न्याय नहीं मिला तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हो गया जीएसटी का मतलब कि जो प्रोसीजर बताया गया है, न्यायाधीश प्रोसीजर। और ये जो आप अपील करेंगे, जितना भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट बोल रहा है आपको 10 लाख आपका लाइबिलिटी पेमेंट करना है, टैक्स आप नहीं पेमेंट किए, तो जो आप बोल रहे हैं कि नहीं 10 लाख नहीं है, मेरा 2 लाख होना चाहिए, आपके हिसाब से 2 लाख होना चाहिए और गवर्नमेंट के हिसाब से 10 लाख होना चाहिए, तो आपका आप खुद 2 लाख मान लिए हैं लेकिन डिस्प्यूट कितना का है, 8 लाख के ऊपर आप डिस्प्यूट है, तो आपका उस 8 लाख का आपको क्या करना चाहिए कि 10% प्री डिपॉजिट कराना चाहिए, अपील के पहले प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है। फिर जाके आपका ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी है, ऑल्टरनेट रिजोल्यूशन एक बोर्ड है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एडवांस रूलिंग और सेटलमेंट कमीशन है। ये सेटलमेंट कमीशन फ्यूचर प्रपोजल है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। और फिर जाके आपका एडवांस रूलिंग जो है, एडवांस रूलिंग जैसे कि आप कुछ गुड्स में डील कर रहे हैं, आप बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है एक्चुअल में कि इस चीज़ के ऊपर, इस जो गुड्स है इसके ऊपर कितना जीएसटी रेट होना चाहिए, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में जाके एडीआर से, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो कमेटी है उनसे आप क्या कर सकते हैं, कमीशन है उससे आप जाके क्या कर सकते हैं, एडवांस रूलिंग करवा सकते हैं आपका स्पेसिफिक गुड्स के लिए कि इसके ऊपर इतना रेट होना चाहिए, इतना मतलब कि इसे आप एडवांस में उसका रूलिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जॉब वर्क चैप्टर 17, जॉब वर्क एंड ई कॉमर्स। जॉब वर्क एंड ई कॉमर्स मैंने जैसे बताया था कि इनपुट और कैपिटल गुड्स कैन बी सेंट विदाउट टैक्स, मस्ट बी रिटर्न विद इन स्पेसिफिक पीरियड।
जॉब वर्कर क्या हो गया, कोई भी एक फैक्ट्री, मतलब कि जॉब वर्कर के हिसाब से कोई फैक्ट्री काम कर सकता है। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे आईटीसी कंपनी हो गया, आईटीसी कंपनी जैसे अगरबत्ती बेचता है, तो अगरबत्ती क्या करता है, कोई कोई फैक्ट्री में उन लोग क्या करता है, जो जॉब वर्कर के हिसाब से जो काम करते हैं उन लोग को दे देता है कि तुम लोग क्या करो, मैं अगरबत्ती इतना प्रोडक्शन करके मेरा जो पैकेजिंग रहेगा उस पैकेट में डाल के हमको सप्लाई कर दो। तो आईटीसी का ब्रांडिंग लगा के फिर वो लोग वो जो अगरबत्ती बनता है उसको उसमें डाल के उन लोग का जो कवर रहता है उसमें डाल के फिर आईटीसी को सप्लाई कर देते हैं, आईटीसी फिर मार्केटिंग करता है या बेचता है। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, जो जॉब वर्कर होता है उसके लिए क्या होता है, कभी कभी जो अगरबत्ती जैसे गुड्स है, गुड्स के लिए भेजते हैं सारा रॉ मटेरियल, तो उन लोग बना के देता है। वैसे कैपिटल गुड्स भी होता है कि जो मशीनरी पार्ट्स हो गया, इस टाइप के कैपिटल गुड्स का भी डील करते हैं। तो स्पेसिफिक पीरियड के भीतर अगर रिटर्न आ जाना चाहिए, अगर रिटर्न नहीं आता है तो उसको माना जाता है कि वो सेल हो गया है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है, टैक्स लाइबिलिटी रेज हो जाता है, तो उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि समझ लीजिए कि आप एक गुड्स भेजा है, जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने अगरबत्ती का बोला है कि वो बोला कि आपका इतना दिन के भीतर आपको रिटर्न हो जाना चाहिए, उतना दिन के भीतर अगर वो लोग बना के नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आप जो रॉ मटेरियल सेंड किया था वो सेल माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करना पड़ जाएगा। ये हो गया आपका जॉब वर्कर का कंसेप्ट। एक वीडियो में लाऊंगा बड़ा करके, जो डिटेल में मैं बताऊंगा जॉब वर्कर क्या है, कैसे जीएसटी पेमेंट होता है, क्या लगता है, और कैसे आप जॉब वर्कर का काम कर सकते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी से काम कैसे उठा सकते हैं। फिर जगह अगर ई कॉमर्स टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट करता है ई कॉमर्स वाला लोग, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो सेक्शन 52 बताता है कि टीसीएस 1%, मतलब कि 0.5% सी जी एस टी और आई जी एस टी 1% टीसीएस कलेक्ट करके आपको पेमेंट करते हैं इन लोग। फिर जाके स्पेशल रिटर्न क्या होता है कि सेक्शन 8 जीएसटीआर 8 में इन लोग का रिटर्न, जीएसटीआर 8 में इन लोग का जीएसटी रिटर्न लगता है। और चैप्टर 80 में हो गया ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजन जब भेट था उस समय आया था कि भेट से क्या होता, कन्वर्ट हो रहा था जीएसटी में, तब ट्रांजिशनल प्रोविजन आया था। उस समय बहुत सारा कैरी फॉरवर्ड हुआ था जीएसटी का, सेक्शन 140 के हिसाब से भेट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। इसमें क्या था कि पहले जब उसमें बहुत सारा आप सामान खरीदे थे तो उसका इनपुट जमा था, उस इनपुट को जीएसटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए टान वन एंड टान टू ऐसे फाइलिंग करना पड़ता है फॉर्म कि उसका इनपुट आपका जीएसटी में रिफ्लेक्ट हो जाए। नहीं तो सपोज आपका आज 1 जुलाई 2017 को आपका आ गया जीएसटी, लेकिन आप क्या किए थे, इतना जो 3 महीना मतलब पहले से भी, उसके पहले से भी आपका दुकान में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका स्टॉक आपको, अगर आप जीएसटी में बेचेंगे तो डायरेक्ट सेल होगा तो उसके ऊपर टैक्स आएगा। लेकिन आप तो माल खरीदे थे तो उसका इनपुट आया था, वो इनपुट तो जीएसटी में आया नहीं। तो वही था जो ट्रान 1 और ट्रान 2 के हिसाब से उसका हम लोग इनपुट जो था इसमें कन्वर्ट करते थे। नेक्स्ट आ गया माइग्रेशन के समय प्रोविजनल आईडी मिल रहा था, फिर फाइनलाइजेशन अपन वेरिफिकेशन के बाद वो फाइनलाइजेशन मिल जाता था। अभी हो गया कि मिसलेनियस प्रोविजन, जैसे हो गया एंटी प्रॉफिटरिंग, चैप्टर 19 में आ गए हम लोग। तो इसमें एंटी प्रॉफिटरिंग सेक्शन 171 के हिसाब से बताता है एंश्योर बेनिफिट ऑफ टैक्स रिडक्शन पास टू द कंज्यूमर। इसका मतलब है कि सपोज आपका कुछ गुड्स के ऊपर जैसे 18% जीएसटी रेट था, अभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा क्या किया, उसको 12% कर दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि वो जो दुकानदार है या कोई भी सप्लायर है वो क्या कर रहा है कि वो 18% है कस्टमर लोग से कलेक्ट कर रहा है जीएसटी। तो ये मतलब क्या है कि इस सेक्शन रोकता है कि कोई भी आदमी अगर इस टाइप से करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी अगर टैक्स रिड्यूस होता है तो दुकानदार लोग को या बिजनेसमैन लोग को भी टैक्स कम करके, मतलब जितना कमा है उतना रेट में ही इनवॉइस रेज करना चाहिए और उतना ही टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। अगर कोई उस समय कोई ज़्यादा कलेक्ट कर दिया है, अगर सपोज आप गलती से 12% की जगह 18% जीएसटी कलेक्ट कर दिया, तो आपको पेमेंट क्या करना है, गवर्नमेंट का पेमेंट जीएसटी पोर्टल में जाके पेमेंट कर देना है एक्स्ट्रा जो पेमेंट किए हैं। नेक्स्ट हो गया कंप्लायंस रेटिंग, सेक्शन 141 में क्या है कि रेटिंग बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइलिंग पेमेंट हिस्ट्री। रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट हिस्ट्री के बेस करके वो लोग कंप्लायंस रेटिंग का सिस्टम लाए थे, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। तो उसमें मतलब कि आपका स्टार बेसिस दिया जाएगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, मतलब एक आप कितना स्ट्रिक्टली लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं, मान रहे हैं, कितना आप अच्छा से टैक्स कलेक्ट करके आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, उसके बारे में आपको
मतलब कि डिटेल में उसमें बताया गया है। नेक्स्ट हो गया कि मतलब जो कंप्लायंस रेटिंग जो था उसमें अच्छा रेट दिया जाएगा, तो मतलब कि बिजनेस अच्छा है इस टाइप से, मतलब कि पहले प्रपोज हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ इस टाइप का रेटिंग का कुछ अभी तक शो नहीं हुआ है पोर्टल पे। फिर जाके एडवांस रूलिंग सेक्शन 95 से 106 तक अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर, वो जो मैंने बताया है अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अथॉरिटी ने क्या किया, मैंने बोला कि आपको कुछ भी गुड्स के ऊपर डाउट है कितना जीएसटी रेट होना चाहिए या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, उस केस में आपको अगर अथॉरिटी ने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया कि इस गुड्स पे इतना रेट होना चाहिए और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इतना होना चाहिए, तब मतलब क्या होगा कि आपको वो जो लॉ पास हो गया, रूल पास हो गया, वो टैक्स टैक्स जो पर्सन है, टैक्स पेयर है, उसके ऊपर और डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर ही मतलब कि क्या रहेगा, वो बाइंडिंग रहेगा। ठीक है। फिर जाके अभी आ गया सेक्शन चैप्टर 20 में रिसेंट अमेंडमेंट कुछ कुछ हुआ है, जैसे 9C सिंप्लीफाइड कर दिया है फॉर एमएसएमई के लिए। जैसे 5 करोड़ के नीचे रहेगा तो 9C का ज़रूरत नहीं है, 2 करोड़ के नीचे रहेगा तो 9 का ज़रूरत नहीं है। फिर जाकर ड्यू डेट जो था उसका एक्सटेंड कर दिया गया आईटीसी लेने का। जैसे 2-3 साल था, मतलब 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 तक का जो इनपुट लेने का जो ड्यू डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया। जैसे बहुत सारा टैक्स पेयर लोग का जो आईटीसी ब्लॉक हो गया था उसको राहत मिला है। फिर जाके सर्कुलर निकाला है फेक आईटीसी, जैसे कि फेक आईटीसी क्या, फिर जाके इंटरमीडियरी एंड एक्सपोर्ट रिफंड जो ले रहा था उसके ऊपर, जो भी ले रहा था उसके ऊपर भी नया नया सर्कुलर आया है। फिर जाके आईटीसी रिवर्सल क्लैरिफिकेशन, कैसे रिवर्स करना है आईटीसी। जैसे कि आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदता है, जैसे आप क्या क्या एक मशीन खरीदा है, मशीन पे कैपिटल गुड्स है, तो मशीन का आपको क्या करना है, इनपुट ले लिया और उसको कैसे रिवर्सल करना है। अगर आपका कॉमन क्रेडिट में यूज हो रहा है तो उसको कैसे रिवर्सल करना है, उसके लॉ बताता है। फिर जाके आपका सक्स रिवर्सल मतलब कि आप जैसे कि आप इनपुट ले लिया है, तो आप अगर उसको मशीन को क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट गुड और टैक्सेबल गुड्स दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको कैसे कॉमन क्रेडिट को रिवर्सल करना है 5 साल के भीतर, 60 मंथ के भीतर, तो उसके ऊपर बताया जाता है। इसमें सर्कुलर इशू किया गया है। फिर जाके जीएसटी काउंसिल एंड ट्रिब्यूनल। जीएसटी काउंसिल, जैसे जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में जैसे कि चेयरमैन है आपका जो हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर जाके उसमें हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जीएसटी काउंसिल में, और वो लोग ही डिसाइड करता है कि किसे क्या होना चाहिए, जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए, किसके ऊपर जीएसटी लगना नहीं चाहिए, किसके ऊपर लगना चाहिए, किसका जीएसटी का रेट इंक्रीज होना चाहिए, किसका डिक्रीज होना चाहिए। तो वो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है, हर बार काउंसिल मीटिंग के बाद नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और हर चीज़ में हम लोग को उसको स्टडी करना पड़ता है, और वो सब जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो चैनल को देखते रहिएगा, आपको हर चीज़ के ऊपर अपडेट मिलते रहेगा। फिर जाके आपका हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर जाकर रिकमेंड क्या करता है, जैसे मैंने बताया एग्जाम्सन किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर जीएसटी लगेगा, प्रोसीजर क्या है। फिर जाके जीएसटी 80, मतलब जीएसटी 80 हो गया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये न्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर अंडर फॉर्मेशन में है, एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बर्डन हाई कोर्ट। अभी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो जो केस फर्स्ट अपील के बाद ही हाई कोर्ट में चला जा रहा है वो कम हो जाएगा, हाई कोर्ट का जो बर्डन है वो कम जाएगा। तो अभी आ गया कि आपका, अभी जैसे कि हम लोग जो जीएसटी का जो मैंने लॉ बताया है आपको, उसमें और कुछ कुछ जैसे एग्जेम्पशन हो गया, कुछ कुछ चीज़ के ऊपर एग्जेम्पशन है, उसके बारे में मैं बोलूँ तो क्या, जो बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि स्कूल हो गया, मेडिकल सर्विस हो गया, स्कूल हो गया, मेडिकल सर्विस हो गया, कुछ कुछ खाने का सामान जैसे राइस हो गया, वो सब के ऊपर, ये मेज हो गया, ये सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट किया गया है। तो वो एग्जाम्शन के ऊपर भी किया है कि जिसके ऊपर एग्जाम्शन मिलता है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा नया से। तो फ्रेंड्स, अभी इस कंक्लूजन में हम लोग पहुंचा है कि जीएसटी, कंक्लूजन में बोले तो हम लोग जीएसटी क्या है, एक लैंडमार्क है, टैक्स रिफॉर्म डेट transform India indirect taxation landscape for new taxpayer and professional. Understanding the structure, compliance requirement, and recent development is crucial.
ongoing changes demand continuous learning and adaptation to maintain compliance and utilize benefit of optimally। तो इसमें बता रहा है कि जो जीएसटी है वो बहुत मतलब कि डायनेमिक है, चेंज होते रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग को अपडेट रहना चाहिए। जैसे हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहेंगे तो सारी चीज़ के ऊपर अपडेट रहेंगे। और फ्रेंड्स कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जीएसटी सीख जाते हैं तो आपको जीएसटी में काम करेंगे, बड़ा बड़ा कंपनी में भी आपको जॉब पे रखेगा जीएसटी देखने के लिए। और आपको अगर जीएसटी अकाउंट्स फील्ड में भी आपको बहुत स्कोप है। अगर आप सीए कर रहे हैं या सीएमए सीएस कर रहे हैं तो आपके लिए तो एक कोर्स का करिकुलम हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लिया है सारा क्या जीएसटी का लॉ है, हम लोग ने डिस्कस किया सारा कि जीएसटी क्या है, कब लगता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है, फिर जाके आपका कंपोजिट सप्लाई क्या है, जीएसटी का कंसिडरेशन क्या है, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, और फिर जाके आपका इंटर से सप्लाई क्या होता है, इंट्रा क्या होता है, फिर जाके एक्सपोर्ट सप्लाई क्या होता है, फिर जाके आपका नेक्स्ट सीखा हम लोग कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट और ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर जाके और एक चीज़ है हम लोग जैसे कि कुछ कुछ केस हो गया कि आरसीएम का चीज़ एक मैंने आपको बता दूं, एक आरसीएम जैसे हो गया, आरसीएम हो गया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया कि जैसे कि हम लोग क्या करता है, जैसे आपने एक गुड्स सामान खरीदा किसी से, तो आप क्या किया, उस सप्लायर को टैक्स पेमेंट करके आ गया और उस सप्लायर आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। या आप सर्विस लिया किसी से, तो आप सर्विस लिया तो आप क्या करें, वो जो आदमी है आपके ऊपर बिल देगा, तो आप क्या करेंगे, जितना 1 लाख का अगर आप सर्विस लिया तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा के वो बिल देगा, वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ही उसके ऊपर जीएसटी देना है, वो अगला जीएसटी नहीं देगा। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन है, आपका सेल्स 1 करोड़ के ऊपर है, तो आपको ऑडिट होता है फाइल, तो आपको क्या है, आप एक एडवोकेट से कंसल्टेंसी सर्विस लिए हैं, तो आप उस पर क्या होगा कि एडवोकेट ने आपको 1 लाख का बिल दे दिया, तो वो आपको 1 लाख बिल दे देगा। लेकिन आपको क्या करना होगा कि आप खुद ही वो बिल 1 लाख का आपको खाली बिल देगा, लेकिन उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसको जीएसटी नहीं लगता है, उसको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होगा, आप आरसीएम का इन्वॉइस इशू करना होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको एक इन्वॉइस इशू करना होगा, और उसके ऊपर क्या करना होगा, खुद ही जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को 18%। तो वो हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने इसमें बताया नहीं था, तो ये बता दिया अभी आपको। इसके ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो लाऊंगा, देखते रहिएगा। फिर जगह जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का क्या प्रोसीजर है, कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है, क्या लिमिट है, उसके वो भी बता दिया मैंने आपको। फिर जाके आपका फ्रेंड्स हम लोग डिमांड देखा क्या होता है, डिमांड रिकवर कैसे होता है। अगर आप अच्छा से कंप्लाई नहीं करें तो नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट से। उसका अगर आप नोटिस डिमांड ज़्यादा रेज कर दिया है, आपको लगता है कि डिमांड उतना नहीं होना चाहिए था, तो आप उसको के अपील फाइल कर सकते हैं। फिर जाके आपका हो गया कि एडवांस रूलिंग भी है, जॉब वर्क के बारे में देखा। और फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग डिस्कस किया, इतना सारा चीज़ डिस्कस कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जीएसटी कब लगता है, उसका लिमिट क्या है, किस स्टेट पर कितना लगता है, इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस चार्ट में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि पहला टेबल में लिखा हुआ है कि आपका कौन सा अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में रहेंगे तो आपका क्या लगेगा, कितना आप अगर गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, दोनों केस में ही आपको क्या होगा कि आपको कितना पेमेंट करना होगा। जैसे कि ये जो केस है, अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, दोनों केस में आपको टर्नओवर 10 लाख पार होते जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आप ये इतना स्टेट में अगर डील करते हैं तो आपका लिमिट गुड्स सेल करें या सर्विस 20 लाख हो जाएगा। और ये सब स्टेट में सेल कर रहे हैं तो आपका सर्विस और गुड्स दोनों मिक्स सेल कर रहे हैं तो आपको वो लिमिट हो जाएगा 20 लाख। और ओनली सर्विस सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपका 20 लाख अगर टर्नओवर है तो जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर गुड्स सेल कर रहे हैं, ओनली गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आपका 40 लाख हो जाएगा टर्नओवर, अगर 40 लाख हुआ तभी जीएसटी लेना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स।
तो हम लोग ने अभी जीएसटी का लॉ के बारे में पूरा ओवरव्यू मैंने दिया है। इस वीडियो का आप एक दो बार 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 रिवीजन करके देखिए, आपको जीएसटी के ऊपर टोटली मतलब ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद मैं जब वीडियो लाऊंगा एक एक टॉपिक के ऊपर, तो आपको अच्छा समझ में आएगा और खुद ही आप इसके ऊपर अच्छा से आप समझ सकते हैं और बिजनेस आप अच्छा से चला सकते हैं। आपका बिजनेस में बहुत मतलब कि आपको हेल्प करेगा अगर आप समझ जाते हैं तो। और आप अगर प्रोफेशनल हैं तो आपको भी बहुत काम आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप बीकॉम करने के बाद भी मतलब अकाउंट्स का जॉब लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है, सैलरी इंक्रीज नहीं होता है। तो आपका इस टाइप का अगर वीडियो आप देखेंगे तो आप बहुत सीख जाएंगे। सीखने के बाद आपको अच्छा से कहीं पे भी आपका जॉब मिल सकता है, खुद ही काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स देखते रहिए चैनल को। इस वीडियो अच्छा लगा तो बहुत आप दोस्तों को आपको ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, ज़रूर मैं हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।